नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी सेटनेट अध्ययन में जो निबंध है, उन निबंधों में हम देख रहे हैं शिव शंभू के चिट्टे। शिव शंभू के चिट्टों में भी हम देख रहे हैं जो लॉर्ड कर्जन का विदाई समारोह है वह हम देख रहे हैं। वह भारत से जाने वाला है लॉर्ड कर्जन। यह हम देख रहे हैं और यहाँ का हम अंतिम परिच्छेद में आकर रुक रहे थे। जो यहाँ से जो नरवरगढ़ के जो राजकुमार थे और वो जा रहे थे, और जाते समय वो नरवरगढ़ से राजकुमार कह रहे कि यदि इस प्रजा के शुभचिंतक हो, इसी प्रजा की सेवा करते हुए कोई मुझसे गलती हुई हो, यहाँ के स्त्रियों का मैंने यदि अवमान किया हो, अपमान किया हो, तो तू मेरा प्रणाम स्वीकार न करना। यह मेरा यह आज्ञा दे। ऐसा वह जो नरवरगढ़ का जो राजा है जाते समय विदाई लेते समय कह रहा है। तो उसी प्रकार माय लॉर्ड जिस प्रजा से ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, यानी वह ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? यानी इस देश से आप भी जा रहे हो, आप भी यहाँ से विदा हो रहे हो, तो आप भी जाते जाते इस देश से, इस भूमि से कुछ कहोगे? क्या आप कह सकेंगे? यानी क्या आप कह सकेंगे लॉर्ड कर्जन साहब? तो वह कहते हैं जाते समय, अब आगे मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। यानी आप जाते समय कहोगे कि इस देश से, इस भूमि से, कि हे अभागे देश, हे अभागा हिंदुस्तान, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया है। जो जो शान मैंने देखी नहीं थी वह शान मैंने तुझसे देखी। जो असंभव था वह भी तुझसे संभव हुआ। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं की। पर तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तेरा हाल मैंने अस्त व्यस्त करने में कुछ कसर नहीं छोड़ी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। यानी जब तक तेरा कुछ करने की, अच्छा करने की शक्ति मेरे हाथ में थी, क्योंकि देश का शासक था वह लॉर्ड कर्जन। लेकिन वह देश का शासक था तो वह जो भी भलाई करनी थी, जो भी जनता की अच्छाई करनी थी, वह सब कुछ उसके हाथ में था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं किया। अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। यानी फिर अब मेरे हाथ में कुछ शक्ति नहीं है, सब कुछ चला गया है, क्योंकि अब वो यहाँ से विदा हो रहा है, अपने जन्मभूमि में जा रहा है, विलायत या इंग्लैंड में जा रहा है। तो वह कहता है कि मैंने तुझको गिराया है, मैं तुझको यह जाते जाते आशीर्वाद दे सकता हूँ कि तू फिर से उठे, तू फिर से गौरवान्वित हो और मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। यानी मेरे बाद आने वाले जो भी अंग्रेजी शासक है, वह शासक तेरे गौरव को, तेरे वैभव को, तेरे संपन्नमय संपत्ति को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। यानी यहाँ पर आप कर सकते हो और आप जाने के बाद यह देश, यहाँ की प्रजा जो भी है, वह सब कुछ तुमने जो कुछ भी किया था वह सब कुछ भूल सकता है। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? यानी उतनी उदारता लॉर्ड कर्जन में कहाँ थी? यह जो चिट्ठा था, यह चिट्ठा भारत मित्र में 2 दिसंबर 1905 में प्रकाशित हुआ था। अगला यहाँ पर इस निबंध का भाग आता है, वह है बंग विच्छेद। बंग विभाजन, यह जो है 1905 में ही हुआ था बंग विच्छेद। गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया था। यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया था। यानी वह बंगाल विभाजन होने के बाद जो है महाप्रभु, यानी जो माय लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। यानी जो तुगलकाबाद जो था वह बंगाल से उन्होंने अलग कर दिया। भड़ंग लोगों के पिछले रगड़े की भांति यही माई लॉर्ड की सबसे पिछली प्यारी इच्छा थी। खूब अच्छी तरह भंग टूट घुट कर तैयार हो जाने पर भंगड़ आनंद से उस पर एक और रगड़ लगता था। भड़ंग जीवन में उससे बढ़कर और कुछ आनंद नहीं होता।
माई लॉर्ड के भारत शासन जीवन में भी इससे अधिक आनंद की बात कदाचित कोई नहीं होगी, जिसे पूरी होते देखने के लिए आप इस देश का संबंध जाल छिन्न रगड़ाने पर भी उससे अटके रहे। माय लॉर्ड को इस देश में जो कुछ करना था वह पूरा कर चुके, यानी जिस देश में जो भी लॉर्ड कर्जन को काम करना था उन्होंने वह पूरा किया है। यहाँ तक कि अपने सब इरादों को पूरा करते करते अपने शासनकाल की इतिश्री भी आपने ही कर कमल से कर चुके हैं। जो कुछ करना बाकी था वह यही बंग विच्छेद था, यानी जो भी करना था वह सब कुछ आपने कार्य पूरा किया था, लेकिन आपके हाथों से एक काम होने वाला था और वह अधूरा था, वह था बंग विच्छेद, बंगाल का विभाजन। वह भी आपने पूरा कर दिया है, वह भी पूरा हो गया। अब अपनी अंतिम कीर्तिजन ध्वजा अपने ही हाथों से उड़ा ले और अपनी आंखों को उसके प्रिय दर्शन से सूखी कर ले, यानी जो अंतिम जो विदाई है, अंतिम जो यहाँ का जो ध्वज है वह ध्वज अंतिम फहराइए और यहाँ से विदा लीजिए, यहाँ से आप रफूचक्कर हो जाइए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने शासनकाल की रकाबी में बहुत सी कड़वी कैसेली चीज़ें चख जाने पर भी आप अपने लिए मधुरैन समाप्त कर ले, यही गनीमत है। यानी आपने जो कुछ भी बहुत कुछ कड़वा काम किया है, लेकिन जाते समय जो मीठी तरह से विदाई लिए। आप कुछ करना रह भी गया हो तो उसके उसके पूरा करने की शक्ति माय लॉर्ड में नहीं, यानी और भी कुछ इस देश का करने का आपके हाथ में बाकी है, आपका सपना इस देश की भलाई या बुराई करने का, तो आपके हाथ में वह शक्ति नहीं है। आपके हाथ से इस देश का जो बुरा भला होना था वह हो चुका है, यानी जो भी बुरा भला करना था वह तो आपने कर लिया है, और भी कुछ भला बुरा करना है तो आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। एक ही तीर आपके तर्कश में और बाकी था, उससे आप बंग भूमि का वक्षस्थल छेद चले, यानी एक ही आपके हाथ में तर्कश में एक ही काम बाकी था, वह था बंग विच्छेद, और वह आपने कर दिया है। बस यहाँ आकर आपकी शक्ति समाप्त हो गई, यानी यहाँ आकर आपकी शक्ति समाप्त हो गई। यानी यह प्रश्न पूछा जाता है नेट में आजकल, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड कर्जन भारत से विदा होने से पहले अंतिम काम उसने क्या किया था, तो बंग विच्छेद किया था, याद रखिए। पर आप कुछ बुराई करने की शक्ति भी आप में नहीं रही, इससे यहाँ के लोगों को बहुत ढाढ़ल मिली है। अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, यानी आपके अंदर की शक्ति जो है क्षीण हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और आप चाहकर भी आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष है। यानी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में अंतिम जो काम हुआ था वह हुआ था बंग विच्छेद। इस प्रकार के विषाद और हर्ष इस पृथ्वी के सबसे पुराने देश की प्रजा ने बारंबार देखे हैं, यानी ऐसे जो कार्य ही इस देश के, इस पृथ्वी के लोगों ने बहुत से देखे हैं। महाभारत में सबका संहार हो जाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्मर्द दुर्योधन को अश्वत्थामा की यह वाणी सुनकर अपार हर्ष हुआ था। यानी वह महाभारत का जब युद्ध हुआ था और महाभारत के युद्ध में जो दुर्योधन था, वह दुर्योधन दुर्मर्दन में वह घायल अवस्था में पड़ा था, तो अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा की यह वाणी सुनकर वह खुश हुआ था घायल अवस्था में भी। मैं पांचों पांडवों के सिर काट कर आपके पास लाया हूँ, यानी जो दुर्योधन को जो अश्वत्थामा कहता है कि मैं पांचों पांडवों के सिर जो है वह काट कर आपके सामने लाया हूँ, तो वह सुनकर दुर्योधन खुश हुआ था, घायल अवस्था में पड़ा। इसी प्रकार सेना सुधार रूपी महाभारत में जंगी लाट किचनर रूपी भीम की विजय गदा से जर्जरित होकर पदच्युत हृदय में पड़े इस देश के माई लॉर्ड को इस खबर ने बड़ा हर्ष पहुंचाया। यानी इस देश के इसी प्रकार उस लॉर्ड को भी हर्ष हुआ, आनंद हुआ। अपने हाथों से श्रीमान को बंग विच्छेद का अवसर मिला, यानी उनके हाथों से जो बंगाल का विभाजन था वह करने का अवसर मिला शुभ हाथों से, इसलिए लॉर्ड कर्जन खुश हुए। इसी महाहर्ष को लेकर माय लॉर्ड इस देश से विदा होता है। यह बड़े संतोष की बात है, यह बड़े आनंद की बात है। आप अपनों से लड़कर श्रीमान की इज्जत गई या श्रीमान ही गए, यानी अपनों से लड़कर यहाँ से श्रीमान की इज्जत गई या श्रीमान खुद गए, उसका कुछ ख्याल नहीं है।
भारतीय प्रजा के सामने आपकी इज्जत बनी रहे, यही बड़ी बात है। यानी भारत के जनता के हृदय में आपकी इज्जत बनी रहे, यही बड़ी बात है। इसके सहारे स्वदेश तक श्रीमान मूँछों पर ताव देते चले जा सकते। यानी यह सब कुछ कार्य करने के बाद अभी आप मूँछों पर ताव देकर ऐसे शान से यहाँ से विदा हो सकते, जा सकते हैं। श्रीमान के ख्याल के शासक इस देश ने कई बार देखे। 500 से अधिक वर्ष हुए तुगलक वंश के एक बादशाह ने दिल्ली को उजाड़ कर दौलताबाद बसाया था। यानी 500 वर्ष के पूर्व भी जो तुगलक का शासन था, तुगलक वंश का, तो उसने भी दिल्ली को उजाड़ कर दिल्ली को समाप्त कर वहाँ पर दौलताबाद का शासन बसाया था। पहले उसने दिल्ली की प्रजा को हुक्म दिया कि दौलताबाद में जाकर बसो। यानी पहले उस तुगलक वंश के शासक ने दिल्ली के जनता को कहा था कि यदि आप बचना चाहते हो तो दौलताबाद में जाकर बसो व वहाँ पर रहने लगो। जब प्रजा बड़े कष्ट से दिल्ली को छोड़कर वहाँ जाकर बसी तो उसे फिर दिल्ली को लौट आने का हुक्म दिया। यानी फिर प्रजा जो है जा रही थी, जनता काफ़ी निराशा से सब कुछ घरदार जो भी है वह छोड़कर दौलताबाद की तरफ जा रही थी और जाकर वहाँ दौलताबाद में बसने लगी। फिर वह देख कर तुगलक वंश के शासक ने कहा कि आप फिर दिल्ली लौट जा सकते हो, यह हुक्म दिया। इस प्रकार 2-3 बार प्रजा को दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली अर्थात श्रीमान मोहम्मद तुगलक के दौलताबाद और अपने वतन के बीच में चकराना और तबाह होना पड़ा। यानी बहुत बार ऐसे देवगिरी से दिल्ली और दिल्ली से देवगिरी, यानी ऐसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आने जाने में जनता के बहुत बुरे हाल हुए और इस बीच बहुत तबाही मच गई थी। हमारे इस समय के माय लॉर्ड ने केवल इतना ही किया है कि बंगाल के कुछ जिले आसाम में मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया। यानी माय लॉर्ड ने सिर्फ इतना काम किया कि बंगाल के जो भी जिले थे उसको आसाम प्रांत में मिला दिया है। कलकत्ते की प्रजा को कलकत्ता छोड़कर चटगांव में आबाद होने का हुक्म तो नहीं दिया। यानी जो कलकत्ते में बसे हुए जो प्रजा थी, जनता थी, उस कलकत्ते को छोड़कर उन्होंने चटगांव जाने का हुक्म नहीं दिया। जो प्रजा तुगलक जैसे शासकों का ख्याल बर्दाश्त कर गई, वह क्या आजकल के माय लॉर्ड के एक ख्यालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी जिस प्रकार तुगलक शासन की समस्या, तुगलक शासन की कठिनाइयों का सामना यहाँ की जनता ने की है, यहाँ से वहाँ से यहाँ, देवगिरी से दिल्ली, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, फिर देवगिरी, ऐसे यहाँ से वहाँ से वहाँ करने में वो तुगलक की हुक्म से वह नहीं डरे। तो ऐसे वह माय लॉर्ड के ख्यालों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते, यह कह रहे हैं। सब ज्यों का त्यों है, बंग देश की भूमि जहाँ थी वही है। यानी सबका जैसा था वैसा ही है, बंगाल की भूमि भी वही है और वही रहेगी, और उसका हर एक नगर और गांव जहाँ था वही है। कलकत्ता उठाकर चिरापुंजी के पहाड़ पर नहीं रख दिया गया। यानी कलकत्ता जो है वही है, उसी स्थान पर है, या उसको कलकत्ता जो है वहाँ का चिरापुंजी नामक जो पहाड़ी इलाका है उस पर उन्होंने नहीं रखा। शिलांग उड़कर हुकलिंग के पुल पर नहीं नहीं आ बैठा। पूर्व और पश्चिम बंगाल बीच में कोई नहर नहीं खोदी गई। यानी पूर्व पश्चिम जो बंगाल है उसके बीच में कोई सीमा रेखा या कोई एक नहर या नदी नहीं बनाई गई, और दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में कोई चीनी की दीवार नहीं बनाई गई। यानी पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल इनका विभाजन किया, लेकिन दोनों को विभाजित करने के लिए कोई रेखा नहीं खींची गई, कोई चीन की दीवार नहीं बनाई गई, या कुछ नहीं बनाया गया। पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से अलग हो जाने पर भी अंग्रेजी शासन में बना हुआ है। यानी पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से अलग हुआ है, विभाजित हुआ है, फिर भी उसका शासन एक ही है, अंग्रेज। और पश्चिम बंगाल भी पहले की भांति उसी शासन में है। किसी शासन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। यानी किसी शासन में कुछ फर्क नहीं पड़ा पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल में, खाली ख्याल लड़ाई है। बंग विच्छेद करके माय लॉर्ड ने अपना एक ख्याल पूरा किया है, इस्तीफा देकर भी एक ख्याल ही पूरा किया, और इस्तीफा मंजूर हो जाने पर इस देश में पड़े रहकर भी श्रीमान का प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत तक ठहरना एक ख्याल मात्र है। यानी आपने इस्तीफा दिया और इस्तीफा आपका मंजूर हुआ और आप यहाँ से जा रहे, और दूसरा जो प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए आपका रुकना भी एक ख्याल है, एक विचार है।
यानी दूसरा कोई शासक आने तक आप रोक भी नहीं सकते। कितने ही ख़्याल कि इस देश में अपना ख़्याल पूरा करके चले गए, यानी कितने ख़्यालों को आपने इस देश से पूरा करके चले गए हो। 2 साल पहले एक शासन ने इस बांग्लादेश में 1 रुपये का 8 मन धान बिकवा कर कहा था कि जो इससे सस्ता धान इस देश में बिकवा कर इस देश के धनधान्य पूर्ण पूर्ण होने का परिचय देगा। यानी एक शासन ने 2 साल पहले, 200 साल पहले कहा था कि एक शासक ने इस बांग्लादेश में 1 रुपये के 8 मन धान धान बिका था। यानी ये 1 रुपये का 8 मन धान बिका था और कहा था कि जो इससे सस्ता धान इस देश में बिकवा कर, यानी जो 1 रुपये से कम इस देश में धान बिकवा कर इस देश के धन धान्य का पूर्ण होने का परिचय देगा, उसको मैं अपने से अच्छा शासक समझूंगा। यानी जो इस देश का शासक 1 रुपये से कम, 1 रुपये में 8 मन जो अनाज उसने बिका था जनता को या अन्य दुकानदार को, तो वह कहता है कि इसी भूमि पर यदि 1 रुपये से कम 8 मन यदि या उससे ज़्यादा या उससे कम अनाज यहाँ से बिकवा कर दिखेगा, तो वह मुझसे अच्छा शासक कहलाएगा या मैं समझूंगा। वह शासक भी नहीं है, उसका समय भी नहीं है। कई एक शताब्दियों के भीतर इस भूमि ने कितने ही रंग पलटे हैं, कितने ही इनकी सीमाएं हो चुकी हैं। यानी अब वह शासक भी नहीं है, वह शासनकाल भी नहीं है, तो उस इस भूमि में ऐसे कितने शासन देखे हैं, कितने शासक देखे हैं और कितने रंग रूप सब कुछ देखे हैं, और उसकी जो अब सीमाएं है वह भी सीमाएं बन चुकी है। कितने ही नगर इसकी राजधानी बनकर उजड़ गए। गोंड के जिन खंडहरों में अब उल्लू बोलते और गीदड़ चिल्लाते हैं, यानी जो गोंड राज्य के जो खंडहर थे उसमें अब उल्लू बोलते, उल्लू रहते, गिदाड़ गिदड़ रहते हैं। वहाँ कभी बांके महल खड़े थे और वही बंग देश का शासक था। यानी वहाँ पर जो उन खंडहरों में कभी बांके महल खड़े थे और वह उससे ही, उस बांके महलों से ही बंगाल देश का शासक चलता था, शासन चलता था। मुर्शिदाबाद जो आज एक लुढ़ा हुआ सा शहर दिखाई देता है, कुछ दिन पहले इस बंग देश की राजधानी था। यानी जो उस समय बांग्लादेश की राजधानी कौन सा शहर था, तो लुढ़ा हुआ सा मुर्शिदाबाद यह बंगाल का बंग देश की राजधानी था, याद रखिए। उसकी चहल पहल का कुछ ठिकाना न था। जहाँ घसियारे घास खोदा करते थे वहाँ आज कलकत्ता जैसा महानगर बसा हुआ है, जिसके जोड़ का एशिया में एक हाथ नगर ही निकल सकता है। यानी बंगाल के जैसा कोई अन्य नगर नहीं था। अब माई लॉर्ड के बंग विच्छेद को ढाका, शिलांग और चटगांव में से हर एक राजधानी का सेहरा बंधवाने के लिए सिर आगे बढ़ाता है। कौन जाने इनमें से किसके नसीब में क्या लिखा है और भविष्य क्या क्या लिखेगा। यानी कौन जाने किसके नसीब में क्या है और क्या होने वाला है, भविष्य में क्या क्या लिखा है। 2000 वर्ष नहीं हुए इस देश का एक शासक कह गया, यानी 2000 वर्ष भी नहीं हुए कि इस देश का एक शासक कह गया था। क्या कह गया था? सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझ चले गए, परंतु वह किसी से भी साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए। यानी एक 200 वर्ष भी नहीं हुए एक शासक ने कहा था, जो सैकड़ों राजा जो अपनी 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 समझदारी के अनुसार, अपने अपने तर्क एवं बुद्धि के अनुसार इस पृथ्वी पर राज कर गए, लेकिन फिर भी वह पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए। यानी जिस पृथ्वी पर सैकड़ों राजा महाराजाओं ने, शासकों ने शासन किया है, क्या ऐसी पृथ्वी पर जिस राजा को शासन करने का अवसर मिले उसको अभिमान करना चाहिए। आप तो लोग इसके अंशों को पाकर भी अपने को भूपति मानते, यानी आप जो ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर एक अंश पर अधिकार प्राप्त करके भी खुद को भूपति मानते हैं। भूपति यानी जो जमींदार है, बड़ा जमींदार मानते हैं। ओह, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। जिसके लिए पश्चाताप करना चाहिए उस बात पर मूर्ख जो है आनंद करते हैं, उत्साह मनाते हैं। वही राजा और कहता है, फिर वही राजा आगे जाकर कहता है, यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। वही राजा क्या करता है, यह जो पृथ्वी है एक मट्टी का छोटा सा ढेला है, एक मट्टी का ढेला है और उसके चारों तरफ समुद्र का पानी है। समुद्र ने चारों ओर से एक रेखा
खींची हुई है। राजा लोग आपस में लड़ भिड़ कर इस छोटे से ढेले को छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमा कर राज्य करते, यानी जो भी राजा महाराजा है वह आपस में लड़ाई कर कर इस छोटे से ढेले पर भी, उस छोटे से भाग का भी फिर विभाजन करके छोटे छोटे भागों पर अधिकार जमा देते हैं और अपना राज्य स्थापित करता है। ऐसे शूद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने जाते हैं। ऐसे नीच से धनी आशा करने वाली अधम पुरुषों का धिक्कार है, यानी ऐसे छोटे छोटे भागों पर राज्य करते हैं और खुद का अधिकार मानते हैं, तो ऐसे राजा महाराजाओं पर धिक्कार है। यह वह शासक था कि देश का चक्रवर्ती अधिशोर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया। यानी यह ऐसा राजा था तो पूरे देश पर, आधे देश पर, आधे पृथ्वी पर उसका अधिकार था, फिर भी एक दिन उसने जो भी राजकाज था उस राजकाज को छोड़कर वह जंगल में, वन में चला गया था। आज वही भारत एक ऐसे शासक का शासनकाल देख रहा है जो यहाँ का अधीश्वर नहीं है। यानी आज वही पृथ्वी, वही देश ऐसे शासक या ऐसे प्रतिनिधि का शासक देख रहा है जो यहाँ का अधिशोर भी नहीं है, यानी जो यहाँ से अधिपति यहाँ का नहीं भी है। कुछ नियत समय के लिए उसके हाथों में यहाँ का शासनभार दिया गया, कुछ निश्चित समय के लिए उसको अधिकार दिया था, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ नहीं और न त्यागने का लोभ संवरण न कर सका। यानी कुछ पाकर भी लोभ नहीं और यहाँ से वहाँ जाते समय संवर न सका। यह बंग का विच्छेद नहीं, यानी यह जो बंगाल का विभाजन हुआ है यह बंगाल का विच्छेद नहीं है। बंगवासी इससे विच्छिन्न हुए, यानी यह बंगाल प्रांत का विभाजन नहीं है, तो वहाँ की जो जनता है उस जनता का विभाजन है। जनता भी वहाँ से विच्छिन्न हुई है, वरंस और युक्त हो गए। जिन्होंने गत 16 अक्टूबर का दृश्य देखा है वह समझ सकते हैं कि बंग देश या भारतवर्ष में नहीं पृथ्वी भर में वह अपूर्ण दृश्य था। यानी जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ तब जो दृश्य जिस लोगों ने देखा है वह समझ सकते हैं कि बंग देश या भारतवर्ष में इससे बड़ा दृश्य कोई और नहीं था। आर्य संतान उस दिन अपने प्राचीन वंश में विचरण करती थी। बंग भूमि ऋषि मुनियों के समय की आर्य भूमि बनी हुई थी, यानी बंग भूमि जो थे जो ऋषि मुनियों के समय की एक आर्य भूमि थी। किसी अपूर्ण शक्ति ने उसको उस दिन एक राखी से बांध दिया था, यानी एक अपूर्ण शक्ति थी लॉर्ड कर्जन की, और उसने उस भूमि को राखी से बांध दिया और उसका विभाजन किया, उसको विच्छेद किया। बहुत काल के पश्चात भारत संतान को होश हुआ कि भारत की मट्टी वंदना के योग्य है, यानी बहुत से वर्षों के बाद भारतीयों को पता चला कि भारत की जो मिट्टी है वो वंदनीय है, पूजनीय है। इसी से वह एक स्वर से वंदे मातरम कहकर चिल्ला उठी, यानी इसी से वह एक स्वर के साथ जनता जो है वंदे मातरम कहकर चिल्ला उठी। बंगाल के टुकड़े नहीं हुए, वरस भारत के अन्य टुकड़े भी बंगदेश के आकार चिमटे आ जाते हैं। यानी फिर बंगदेश के टुकड़े नहीं हुए, बंगदेश के साथ भारत का विभाजन हुआ, भारत के टुकड़े हुए और उसमें बंगदेश आकार चिमटे, यानी पूरे भारत में बंगदेश जो है उसमें एक छोटे सा अंश है। हाँ, एक बड़े ही पवित्र मेल को हमारे माय लॉर्ड विच्छिन्न किया, यानी एक बड़े से मेल को या एक बड़े से भाग को लॉर्ड ने विभिन्न किया है, विभाजित किया है। वह इस देश के राजा प्रजा का मेल है, यानी यहाँ के देश के राजा प्रजा का जो मेल था, यानी पूर्व में जो था, जैसे हमने पीछे देखा है, जो ब्रज का जो शासक राजकुमार है कृष्ण, उसके साथ वहाँ की ग्वाल जनता जो है मिलकर होली खेलती थी। जो भी त्यौहार हो मिलकर किया जाते थे। राजकुमार जो है प्रजा के साथ मिलकर होली खेलता था। प्रजा जो है राजा के महल में जाकर होली खेलती थी। यह जो थे एक राजा और प्रजा के बीच में भी आपने भेद निर्माण किया है, विभाजन किया है। स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र और शासनकाल ने इस देश की प्रजा के जिम्मे यह बात उम्मीदी थी, यानी जो स्वर्गवास हुआ है विक्टोरिया महारानी का, उसके घोषणा पत्र में कहा था कि शासनकाल ने इस देश की प्रजा के जिम्मे यह बात जमी थी कि अंग्रेज प्रजा की बात सुनकर
और उसका मन रखकर शासन करना जानते हैं। यानी जो विक्टोरिया महारानी ने घोषणा पत्र निकाला था, उस पत्र में कहा था, घोषणा की थी कि विक्टोरिया रानी ने कि अंग्रेज शासन करेगा, लेकिन यहाँ की प्रजा की बात सुनकर वह उस प्रजा का मान रखकर वह शासन करना जानते हैं और वह रंग के नहीं योग्यता के पक्षपाती है। यानी फिर रानी ने घोषणा पत्र में कहा था कि घोषणा की थी कि हम यदि अंग्रेज है तो हम यहाँ पर शासन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता की बात सुनी जाएगी, यहाँ की जनता के बात का मान सम्मान दिया जाएगा, बल्कि रंग के नहीं योग्यता के पक्षपाती। यानी कि हम रंग के आधार पर शासन नहीं करेंगे या रंग के आधार पर बात नहीं करेंगे, हम योग्यता के आधार पर बात करेंगे, ऐसा रानी ने घोषणा पत्र में कहा था। केनिंग और रिपन आदि आदि उदाहरण शासकों ने अपने सुशासन से इस भाव की पुष्टि की। यानी जो लॉर्ड कर्जन से पहले केनिंग आया था, उसके बाद रिपन आया था, उन्होंने उस घोषणा के अनुसार ही अपना शासन चलाया था। इस समय के महाप्रभु ने दिखा दिया कि वह पवित्र घोषणा पत्र समय पड़े की चाल मात्र था। यानी फिर लॉर्ड कर्जन आया और उसने दिखाया कि जो भी घोषणा पत्र था वह एक राज्य स्थापित करने की चाल था। अंग्रेज अपने ख्याल के सामने किसी की नहीं सुनते। यानी अंग्रेज जो है अपने विचार और सोच के सामने और किसी की नहीं सुनते। विशेषकर दुर्बल भारतीयों की चिल्लाहट उनके जी में कुछ भी वजन नहीं। यानी फिर जो दुर्बल है, दुर्बल जनता की, दुर्बल भारतवासियों की जो चिल्लाहट है या आवाज़ है, वह उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे 8 करोड़ बंगवासियों के एक शोर होकर दिन रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेजी सरकार ने कुछ न सुना। यानी इससे क्या हुआ, जो 8 करोड़ जनता थी बंगाल की, तो उस 8 करोड़ जनता ने रात दिन चिल्लाया, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले, उसी माय लॉर्ड के हाथ से 2 टुकड़े कराए। फिर बंगाल के 2 टुकड़े किए गए, विभाजित किया गया और उसी माय लॉर्ड के हाथ से वह पवित्र काम हुआ, जिनके कहने से उनके केवल एक मिलिट्री मेंबर रखना भी मंजूर नहीं किया और उसके लिए माय लॉर्ड को नौकरी से अलग करना भी पसंद किया। फिर वह इसलिए उसको लॉर्ड को नौकरी से अलग कर दिया। भारतवासियों के जी में यह बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्ति भाव करना व्रत था। यानी फिर भारतवासियों को पता चला कि अंग्रेजियों से प्रेम भाव रखना या उसके शासन को स्वीकारना यह एक अच्छा नहीं, गलत है। प्रार्थना करना व्रता है और उसके आगे रोना गाना व्रता, यानी उसके आगे प्रार्थना करना या रोना गाना भी व्यर्थ है। दुर्बल की वह नहीं सुनते, यानी अंग्रेज जो है दुर्बल की नहीं सुनते। बंग विच्छेद से हमारे महाप्रभु सरदस्त राजा प्रजा में यही भाव उत्पन्न करा चले हैं। यानी फिर अंग्रेज जो है वह दुर्बल की आवाज़ नहीं सुनते, उनके आगे रोने गाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, यानी कि इंसानियत को वह नहीं पहचानते। वह जाते जाते यह जो थे लॉर्ड कर्जन, यही भाव जनता के मन में देकर चले गए। किंतु हाय, इस समय इस पर महाप्रभु के देश में कोई ध्यान देने वाला तक नहीं है। यानी इस महाप्रभु के देश में जनता की तरफ या जनता के रोने धोने की तरफ कोई ध्यान देने वाला ही नहीं। महाप्रभु तो ध्यान देने के योग्य ही कहाँ। यानी लॉर्ड कर्जन जो है वह उस जनता की तरफ ध्यान देने के योग्य कहाँ। मेरे ख्याल से यदि लॉर्ड कर्जन ने यह चिट्ठा पढ़ा होता तो शायद वो क्या करता। अभी यह जो पत्र था, यह भारत मित्र पत्रिका में 21 अक्टूबर 1905 को प्रकाशित हुआ था और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर को। अभी यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के बाद दूसरे जो आधिपत्य है, दूसरे शासक है, वह आता है। उनका नाम है लॉर्ड मिंटो का स्वागत। जब मैं बीए सेकेंड ईयर में था तब लॉर्ड मिंटो, डलहौसी, यह जो थे उनके हमारे देश में बहुत से अच्छे काम भी किए हैं। लॉर्ड मिंटो ने बहुत से जो हमारे देश में अच्छे काम किए हैं। उसके साथ जो लॉर्ड डलहौसी था, उसने शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। यह हमने बीए सेकेंड ईयर में इतिहास में पढ़ा था, तो इसका भी आगे जिक्र होगा, हम बात करेंगे। लॉर्ड मिंटो का स्वागत। अभी फिर लॉर्ड कर्जन के बाद कौन हमारे यहाँ देश पर शासन करने के लिए आ रहा है? तो लॉर्ड मिंटो आ रहा है। भगवान करे श्रीमान इस विनय से प्रसन्न हो, मैं इस भारत देश की मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, इसका अन्न फल मूल आदि खाकर प्राण धारण करने वाला
मिल जाए तो कुछ भोजन करने वाला, नहीं तो उपवास करने वाला। यदि कभी कुछ भंग प्राप्त हो जाए तो उसे पीकर प्रसन्न करने वाला। जवानी बिताकर बुढ़ापे की ओर फुर्ती से कदम बढ़ाने वाला। और एक दिन प्राण विसर्जन करके इस मातृभूमि की वंदनीय मिट्टी में मिलकर चिर शांति लाभ करने की आशा रखने वाला शिव शंभू शर्मा इस देश की प्रजा का अभिनंदन पत्र लेके श्रीमान की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। यानी फिर लॉर्ड मिंटो आया है, और लॉर्ड मिंटो के पास जो शिव शंभू शर्मा जो है वह पूरे जनता का प्रतिनिधि है, और जनता का निधि होने के नाते वह एक अभिनंदन पत्र लेकर गया है लॉर्ड मिंटो के पास। वह क्या है, भगवान करे श्रीमान इस विनय से प्रसन्न हो, यानी उसको एक संदेश लेकर गया है। मैं भारत देश की मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, मैं इस भारत देश की मिट्टी से उपजा हुआ उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इसका अन्न फल आदि खाकर प्राण धारण करने वाला, यानी मैंने भारत देश का अन्न खाया है, भारत देश के मिट्टी में पला बड़ा हूँ, इस देश का अन्न खाया है, इस देश के अन्न खाने के बाद मेरे शरीर में ऊर्जा आई है, प्राण आई है, और फिर मैंने जाकर यह शरीर धारण किया है। मिल जाए तो कुछ भोजन करने वाला, कहीं मिला तो कुछ भोजन करने वाला हूँ, नहीं तो उपवास करके जाने वाला हूँ। कुछ मिला तो खाऊंगा, नहीं तो उपवास करके मैं जाने वाला हूँ। यदि कभी कुछ भंग प्राप्त हो जाए तो उसे पीकर प्रसन्न रहने वाला, कहीं कुछ निराशा प्राप्त हो जाए तो मैं उसको पीकर भंग प्राशन कर पीकर प्रसन्न होने वाला हूँ। जवानी बिताकर बुढ़ापे की ओर फुर्ती से कदम बढ़ाने वाला, यानी जवानी बीत जाने पर बुढ़ापे की ओर मैं फुर्ती से खुशी से कदम बढ़ाने वाला हूँ। एक दिन प्राण विसर्जन करके इस मातृभूमि की वंदनीय मिट्टी में, यानी एक दिन प्राण विसर्जन करके, यानी जन्म है तो मृत्यु अटल है, तो उसी प्रकार एक दिन मैं भी हूँ, यानी शिवशंभू कह रहा है एक दिन प्राण विसर्जन करके, यानी मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं मातृभूमि की वंदनीय मिट्टी में मिलकर, यानी प्राण चले जाएंगे तो गाड़ा जाएगा, जलाया जाएगा, तो मैं इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। और इसी मिट्टी में मिलने के बाद चिर शांति लाभ, फिर मिट्टी में मिलाकर मैं जो चिर शांति, यानी एक हमेशा शांति धारण करके इसी आशा रखने वाला शिव शंभू शर्मा इस देश की प्रजा का अभिनंदन पत्र लेके मैं श्रीमान की सेवा में उपस्थित हूँ। किसके पास है वह, तो वह लॉर्ड मिंटो के पास जाता है शिव शंभू शर्मा। इस देश की प्रजा श्रीमान का हृदय से स्वागत करती है, यानी इस देश की प्रजा हृदय से आपका स्वागत करती है लॉर्ड मिंटो का। आप उसके राजा के प्रतिनिधि होकर आए, यानी आप जो है आप उसके राजा के प्रतिनिधि होकर आए हैं, विलायत शासक के प्रतिनिधि होकर आए हैं। 5 साल तक इस देश की 30 करोड़ प्रजा के रक्षण पालन और शासन का भार राजा ने आपको सौंपा, यानी 5 साल के लिए भी, यानी लॉर्ड कर्जन का भी कार्यकाल 5 साल का था, लेकिन उन्होंने और 2 साल बढ़ा कर दिया। यानी फिर आप भी जो लॉर्ड मिंटो जो आया है वह भी 5 साल के लिए आया, और भारत की जनता जो है 30 करोड़ है, 30 करोड़ जनता का आप पालन पोषण करने वाले हो, शासन चलाने वाले हो, और इसीलिए वहाँ के शासन ने आपको भेजा है। इससे यहाँ की प्रजा आपको राजा के तुल्य मानकर आपका स्वागत करती है, यानी आपको भी राजा के समान, आप फिर भी राजा के प्रतिनिधि हो, लेकिन आपको राजा मानते हुए आपका स्वागत करते हैं हृदय से, तहदिल से, हृदय की अमीर गहराई से। आपके इस महान पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए हर्ष प्रकाश करती है। भाग्य से आप इस देश की प्रजा के शासक हुए हैं, अर्थात यहाँ की प्रजा की इच्छा से आप यहाँ के शासक नियत नहीं हुए, यानी आपके भाग्य से आपको यहाँ का शासन करने के लिए मिला है। आप जो है यहाँ के जनता के चुने हुए नहीं है, जनता जिसमें रुचि रखती है वह शासक नहीं हो, आपके भाग्य से यहाँ का शासन करने का अवसर आपको मिला है। न यहाँ की प्रजा उस समय तक आपके विषय में कुछ जानती थी, जबकि उसने श्रीमान के इस नियोग की खबर सुनी, यानी इससे पहले यहाँ की जनता आपके बारे में कुछ जानती थी, न ही परिचित थी, और ना ही आपको हमारा परिचय था, ना ही तुम्हारा हमको परिचय था। लेकिन जो शासक था, विलायत का शासक है, उसने आपको यहाँ पर नियुक्त किया है, यह खबर सुनी। किसी को श्रीमान की ओर का कुछ भी गुमान न था। आपके नियोग की खबर इस देश में बिना मेघ की वर्षा की भांति अचानक आ गिरी, यानी आपके आने की खबर जो है, जो बिना बादल वर्षा होती है उसी प्रकार है, अचानक आई।
आप भी यहाँ की प्रजा श्रीमान के विषय में कुछ नहीं समझी, यानी यहाँ की जो प्रजा है आपके बारे में कुछ नहीं जानती, लॉर्ड मिंटो के बारे में। तथापि उसे आपके नियोग से हर्ष हुआ। यानी कहा जाए तो जैसे समझो धूप काल है, धूप है, चारों ओर धूप है और अचानक रात के समय में बारिश आ जाए तो किसी का नुकसान भी हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है, किसी का अच्छा भी हो सकता है, किसी का भला भी हो सकता है और किसी का बुरा भी हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते अचानक यदि बारिश हुई तो उसी प्रकार लॉर्ड मिंटो का आना भारत में उस अचानक वर्षा की भांति है, बिन बादल मौसम की तरह। यानी किसी को अच्छा हो, किसी का भला हो सकता है तो किसी का बुरा भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कहा सकता, कुछ भी नहीं निश्चित नहीं हुए। आपको पाकर वैसा ही प्रसन्न हुई है जैसे डूबता था पाकर प्रसन्न होता है। यानी यहाँ की जनता जो है आपको पाकर ऐसा खुश हुई है जैसा अ, आपको पाकर वह वैसा ही प्रसन्न हुई है जैसे डूबता था पाकर प्रसन्न होता है। डूबता था जो है उसको कोई बचाता है तो फिर वो प्रसन्न होता है। उसने सोचा है कि आब तक पहुँच जाने से उसकी सब विपदाओं की इति हो जाएगी। यानी वह जनता ने सोचा है कि जो आपको पाकर या आपसे मिलकर जो भी हमारी समस्या है वह समस्याएं मिट जाएगी। भाग्यवानों से कुछ न कुछ संबंध निकाल लेना संसार की चाल है। यानी भाग्यवान लोगों से कुछ ना कुछ काम निकाल लेना यह संसार की चाल है। जो लोग श्रीमान तक पहुंच सके हैं उन्होंने श्रीमान से भी एक गहरा संबंध निकाल लिया है। यानी जो लोग शासन के प्रतिनिधि से मिले हैं उन्होंने भी अपना कुछ न कुछ काम कर लिया है। वह लोग कहते हैं कि 100 साल पहले आपके बड़ों में से एक महानुभाव यहाँ का शासन कर गए थे। यानी वह लोग कहते हैं कि 100 साल पहले आपका भी एक बड़ा जो था, बड़े महानुभाव थे, वह आए और वह शासन करके चले गए थे। इससे भारत का शासक होना आपके लिए कोई नई बात नहीं। यानी वह लॉर्ड मिंटो को कह रही कि आपका पूर्वज भी आकर यहाँ का शासन कर गया था तो आपका यहाँ पर आना कोई नई बात नहीं है, यह परंपरागत है। वह लोग साथ ही यह भी कहते हैं कि 100 साल पहले वाले लॉर्ड मिंटो बड़े प्रजापालक थे। यानी 100 साल पहले एक लॉर्ड मिंटो नामक जो आए थे, वह लॉर्ड मिंटो, इसका नाम क्या है, इसका भी नाम लॉर्ड मिंटो ही है। तो 100 साल पहले जो लॉर्ड मिंटो आकर उन्होंने यहाँ का शासन चलाया था तो वह पर बड़े ही प्रजापालक थे, प्रजा की बात सुनने वाले थे, प्रजा का एक अच्छी तरह से ख्याल रखने वाले थे, प्रजा को प्रसन्न रखकर शासन करना चाहते थे। यानी लॉर्ड मिंटो प्रजा को प्रसन्न रखकर शासन करना चाहते थे। यह कहकर वह श्रीमान से भी अच्छे शासन और प्रजा जनतंत्र की आशा बचाते थे। यानी ऐसी बात कर कर वह जो लॉर्ड मिंटो से भी वह भी अच्छी शासन करे, प्रजा की देखभाल करे, प्रजा की रक्षा करे, ऐसी बात बताना चाहते और आशा रखते थे कि वह भी सुयोग्य शासन करे। पर यह संबंध बहुत दूर का है। 100 साल पहले की बात का कितना प्रभाव हो सकता है। यानी यह जो संबंध है, आप 100 साल पहले की बात बता रहे हैं तो उस पर इस वर्तमान में क्या असर होगा नहीं कहा जा सकता। उस समय की प्रजा में एक आदमी जीवित नहीं जो कुछ उस समय की आंखों देखी कह सके। यानी 100 साल पहले का आदमी आज कोई एक जीवित नहीं है जो कि वह आंखों देखा वास्तविक हालचाल बता सके। फिर यह भी कुछ निश्चय नहीं कि श्रीमान अपने उस बड़े के शासक के विषय में वैसा ही विचार रखते हो। अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि 100 साल पहले जो शासक आया था उसने अच्छा प्रजा का पालन किया था, प्रजा अच्छे काम किए थे तो उसका ही वो आदर सम्मान करे, यह भी कोई कुछ कह नहीं सकते। जैसा यहाँ के लोग कहते हैं, यह भी निश्चय नहीं कि श्रीमान को 100 साल पहले की शासन नीति पसंद होगी या नहीं। देखो कितना बड़ा एक व्यंग्य है। तो वह कहता है अ, तो इस लॉर्ड मिंटो को यह भी पसंद नहीं होगी कि 100 साल पहले की जो भी राजनीति थी, राजकाज करने की नीति थी, जो भी नियम थे, वह उनको 100 साल पहले की पसंद है या नहीं। अब अभी उनके कुछ नए सिद्धांत हो गए, नए नियम हो गए, तथा उसका कैसा प्रभाव श्रीमान के चित्त पर है। हाँ, एक प्रभाव देखा कि श्रीमान के पूर्ववर्ती शासन ने अपने से 100 साल पहले के शासन की बात स्मरण करके उस समय की पोशाक में गवर्नमेंट हौसले के भीतर एक
डाला था, यानी एक नाच डाला था। सारांश यह है कि लोग जिस ढंग से श्रीमान की बड़ाई करते हैं वह एक प्रजा की शिष्टाचार की रीति पूरी कर रहे हैं। यानी लोग जो है आने वाले श्रीमान की बड़ाई कर रहे तो ये कि वह शासन बड़ाई कर रहे, उसका स्वागत कर रहे तो एक प्रकार के शिष्टाचार की रीति पूरी कर रहे हैं। आपकी असली बड़ाई का मौका अभी नहीं आया, यानी लॉर्ड मिंटो की भी असली बड़ाई का मौका कब नहीं अभी नहीं आया, यानी वह अभी नया नया आया है, जो कुछ काम करेगा तब उसकी असली बड़ाई होगी। अभी तो एक स्वागत तो करना है कि वह कर्तव्य ही बनता है, पर वह मौका आपके हाथ में विलक्षण रूप से है। श्रीमान, इस देश में अभी यदि आज्ञाकुल नहीं तो अज्ञातशील अवश्य है, यानी यहाँ के वो अज्ञात कुल नहीं है लेकिन आज्ञाशील अवश्य है। यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासन ने प्रजा को बहुत सताया है, यानी यहाँ के कुछ जनता ने आपके जो पहले शासक था उसने यहाँ के जनता को बहुत सताया है और वह उसके हाथ से बहुत तंगे हुए हैं। वह समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे, यानी यहाँ की प्रजा को आपके पहले शासक जो थे लॉर्ड कर्जन उसने बहुत तंग किया है, बहुत सताया है। यह जनता जो है आपसे यह आशा रखती है कि आप जो है उस पीड़ाओं को दूर करके हमारा भविष्य जो है वह सुधारेंगे। जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया है, यानी जो भी समस्या है, जो भी पीड़ा कठिनाई है वह जनता के बीच आपके जो पूर्व का शासक यानी लॉर्ड कर्जन था वह फैला गया है। आप उस पूर्ववर्ती कठिनाइयों को दूर करेंगे, इससे वह दौड़कर आपके द्वार पर आ जाते हैं। यह कदापि न समझिए कि आपके किसी गुण पर मोहित होकर जाते हैं। यानी जनता राजा के पास गई है तो वह उसको कह रहे हैं, शिवशंभु शर्मा वह एक अभिवादन पत्र लेकर गए हैं जनता का प्रतिनिधि होने के नाते। तो वह कहते हैं कि वह जो है जो भी आपके पूर्ववर्ती शासन ने उनको कठिनाइयों में डाला है वह कठिनाइयाँ दूर करने के लिए आपके पास आए हैं। यह मत समझिए कि आपके गुण पर या आपके सौंदर्य पर या आपके गुणगान सुनकर आप पर मोहित होकर वह आए हैं, ऐसा मत समझिए। वह जैसे आँखों पर पट्टी बांधे जाते हैं वैसे ही चले आते हैं। जिस अंधेरे में उसी में रहते हैं, यानी जिस अंधेरे में रहते हैं उसी अंधेरे में वह चले आते हैं, आँखों पर पट्टी बंदी हो। आप यह कैसे मालूम हो कि जिन बातों को कष्ट मानते हैं उन्हें श्रीमान भी कष्ट ही मानते हो, यानी आप यह हमें कैसे पता चला? जनता जो है, सामान्य जनता है, जिस बात को कष्ट या दुख मानती है उसी बात को श्रीमान शासक जो है वह भी कष्ट मानते हो। यानी यह एक मामूली एक काफ़ी अच्छा कथन है। जैसे कहा जाए तो कोई एक गरीब इंसान है जो 2 वक्त की रोटी काफ़ी मुश्किल से प्राप्त करता है, तो उसको 1 रुपए की कीमत क्या होती है उसको पता है। यदि समझो वही 1 रुपए की कीमत कोई बड़ा एक रईस आदमी है और वह उस रईस आदमी के नज़र में 1 रुपए की कीमत क्या हो सकती है, जो उस सामान्य जो 2 वक्त की रोटी कमाता है उसके हृदय में जो 1 रुपए की कीमत हो वही कीमत उस श्रीमान या वह संपत्ति से परिपूर्ण है ऐसे व्यक्ति के पास वही 1 रुपए की कीमत हो सकती है या नहीं हो सकती है, ऐसा वह कहते हैं। आप यह कैसे मालूम हो कि जिस बातों का कष्ट मानते हैं उन्हें श्रीमान भी कष्ट माने, यानी जो सामान्य जनता जिस बात को कष्ट मानती है वह श्रीमान भी उसी बात को कष्ट माने। अभी कहा जाए तो यहाँ पर एक फटे कपड़े पहनना या कुछ छोटे छोटे कपड़े पहनना एक एक अभी वर्तमान में छोटे कपड़े पहनना एक तरफ जो है एक फैशन माना जाता है और एक तरफ जो छोटे फटे कपड़े पुराना ये वह उनकी जो मजबूरी है, तो एक तरफ उसी मजबूरी को फैशन के तौर पर देखा जाता है। अथवा आपके पूर्ववर्ती शासक के जो काम किए आप भी उन्हें अन्याय भरे काम मानते हो, यानी आपके पूर्व जो शासक था उसने जो अन्याय भरे काम किए हैं आप भी उसको अन्याय मानते हो। साथ ही एक और बात है, प्रजा के लोगों की पहुंच श्रीमान तक बहुत कठिन है, यानी जो प्रजा है, सामान्य प्रजा, सामान्य जनता है, वह शासक के पास जाना या शासक से जाकर बात करना यह कठिन बात है। पर आपका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहले ही मिल चुका और जो कहना था वह कह गया, यानी आपके पहले का जो शासक था वह मिला है और जो कहना था वह कह गया है। कैसे जाना जाए कि आप उसकी बात पर ध्यान देकर प्रजा की बात पर ध्यान देंगे, यानी हम कैसे जानेंगे कि आप उसकी बात पर ध्यान न देकर प्रजा की जनता की तरफ ध्यान देंगे। इस देश में पदार्पण करने के बाद जहां आपको ज़रा भी
खड़ा होना पड़ा है वही उन लोगों से घिरे हुए रहे हैं। यानी आपका इस देश में नया नया पदार्पण हुआ है, नया नया जोश होगा, तो वह जहाँ पर भी आप खड़े हो वहाँ पर वो आप लोगों से घिरे हुए हैं जिन्हें आपके पूर्ववर्ती शासक का शासन पसंद है। यानी जो लोग आपसे घिरे हुए हैं, जो लोग आपके आसपास भीड़ कर रहे हैं, उन लोगों को आपके पहले के शासक का शासनकाल अच्छा लगा था। उसी बात बनाई रखने को अपनी इज्जत समझते हैं। आप भी श्रीमान चारों ओर से उन्हीं लोगों के घेरे में है। यानी जो चापलूसी करने वाले लोग हैं, कि कड़वे शब्दों में कहा जो चापलूसी करने वाले लोग हैं, उनको वह लॉर्ड कर्जन का शासनकाल अच्छा लगता था, या आप जो है उसी आशा से वह आपके आपने सामने इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कुछ करने धरने की बात तो अलग रहे, श्रीमान के विचारों को भी इतनी स्वाधीनता नहीं है कि उन लोगों को बिठाए चौकी पहरे को जरा भी उल्लंघन कर सके। 30 पर गजब यह कि श्रीमान को इतनी भी खबर नहीं कि श्रीमान की स्वाधीनता पर इतने पहरे बैठे हुए हैं। क्या यह खबर हो जाए तो वह हट सकते हैं। यानी श्रीमान के आने पर इतने वह पहरेदार खड़े हैं, यह भी उनको पता नहीं है, और वह यदि आप कहे तो वह हट सकते हैं। जिस दिन श्रीमान ने इस राजधानी में पदार्पण करके उसका सौभाग्य बढ़ाया, उस दिन प्रजा के कुछ लोगों ने सड़क के किनारों पर खड़े होकर श्रीमान को बड़ी कठिनाई से एक दृष्टि देख पाया। यानी जिस दिन उस राजधानी में पदार्पण किया लॉर्ड मिंटो ने, और लॉर्ड मिंटो ने पदार्पण किया, तो फिर वहाँ के राजधानी में जाने के बाद फिर वहाँ सड़क पर जो जनता है, सड़क पर जनता यानी जो आम जनता है, आम जनता ने लॉर्ड मिंटो को सड़क के किनारों पर खड़े होकर देखने का सौभाग्य मिला। यानी श्रीमान को बड़ी कठिनाइयों से एक दृष्टि देख पाए, यानी हमारा शासक कैसा है यह तो जनता को देखने को मिला। इसके लिए पुलिस पहरे वालों की गली गली घुसे और धक्के भी बर्दाश्त किए। यानी श्रीमान को देखने के लिए जो पुलिस है, जो अन्य पहरेदार है, वह उनके धक्के बर्दाश्त करने पड़े। बस उन लोगों ने श्रीमान के श्रीमुख की एक झलक देख ली। यानी उस लोगों ने उस धक्के मुक्के खाकर कठिनाइयों के बाद वो जो श्रीमान शासक था लॉर्ड मिंटो, उसके मुख की झलक देखी। कुछ कहने सुनने का अवसर उन्हें न मिला, कुछ कहने सुनने का अवसर न मिला। सहज में मिल सकता, हुजूर ने किसी को बुलाकर कुछ पूछताछ न की, न सही उसका कुछ अरमान नहीं। यानी श्रीमान ने किसी को बुलाकर कुछ पूछताछ नहीं किया, और ना ही कुछ पूछताछ करने का उसको कुछ योग्य लगा। पर जो लोग दौड़कर कुछ कहने सुनने की आशा से हुजूर के द्वार तक गए थे, उन्हें भी उल्टे पांव लौट आना पड़ा। यानी जो लोग कुछ कहने या कुछ सुनने की आशा से गए थे, उन्हें भी कुछ कहना सुना न हुआ, वह भी उल्टे पांव लौट आए। ऐसी आशा अनंत प्रजा को आपसे न थी। इस समय वह अपनी आशा को खड़ा होने के लिए स्थान नहीं पाते। एक बार एक छोटा सा लड़का अपनी सौतेली माता से खाने को रोटी मांग रहा था। यानी यहाँ पर एक उदाहरण बताते, एक बार एक छोटा सा लड़का है, उसकी सौतेली माँ है, जो वह खाने के लिए रोटी मांगता है अपनी माँ से, सौतेली माँ से। सौतेली माँ कुछ काम में लगी थी। लड़के के चिल्लाने से तंग होकर सुनने उसे एक बहुत ऊंचे ताग में बिठा दिया। यानी सौतेली माँ जो है लड़के की, वह कुछ काम में व्यस्त थी, और लड़के ने चिल्लाकर कहा कि मुझे रोटी दे। फिर वह तंग आई और तंग आकर बहुत से ऊंचे ताग में बिठा दिया लड़के को। बेचारा भूख और रोटी दोनों की भूल नीचे उतार लेने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा। फिर उसको रोटी भी नहीं दिया और पानी भी नहीं दिया, ऊंचे स्थान पर बिठाया। फिर वह नीचे उतारने के लिए ना ही पानी मांग रहा है, ना ही रोटी मांग रहा है, तो वह नीचे उतारने के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसे ऊंचे ताग से गिरकर मरने का भय हो रहा था। क्योंकि उस ऊंचे स्थान से गिरकर उस लड़के को मरने का भय हो रहा था, इसलिए वो पानी नहीं मांग रहा है, रोटी नहीं मांग रहा है, सिर्फ नीचे उतरने की प्रार्थना कर रहा है। इतने में से उस लड़के का पिता आ गया। फिर इतने में उस लड़के का पिता आता है। उसने पिता से बहुत गिड़गिड़ाकर नीचे उतार लेने की प्रार्थना की। फिर पिता से उसने प्रार्थना की कि नीचे उतारने की। पर सौतेली माता ने पति को डांट कर कहा कि खबरदार, इस शरीर लड़के को वही टंगे रहने दो, इसने मुझे बड़ा दिक दिया है। यानी वह
उस सौतेली माता ने अपने पति से कहा, यानी उस लड़के के पिता से कहा डांट कर, कि इस लड़के को वहीं रहने दो, खबरदार इसको नीचे उतरोगे तो आपको भी रोटी नहीं दूंगी। बेचारा पिता पिता क्या करेगा, चुपचाप बैठा होगा, क्योंकि बच्चे के साथ वो भी भूखा थोड़े ही मरने वाला, मरने के लिए तैयार होगा, तो फिर वह भी टंगे रहने दो। इतने मुझे बड़ा दिख दिया दिया है, या बड़ा दुख दिया है। इस बालक की सी दशा इस समय इस देश की प्रजा की, यानी उस बालक की दशा की तरह इस देश की प्रजा की दशा है यहाँ पर। यानी वह उस बालक जिस प्रकार ऊंचे स्थान पर गया है और ऊंचे स्थान पर जाने के बाद नीचे गिरकर मरने का डर है, तो उसी प्रकार यहाँ की प्रजा को भी डर है कि नीचे गिरे तो हम मर जाएंगे और कोई बचाने वाला नहीं। बचाने वाला यदि आता है तो उसको उस सौतेली माँ जिस प्रकार डांटती है, वो अपने पति से कहती कि खबरदार उसको मत उतारो, यदि आपने उसको उतारा तो आपका भी खाना पीना बंद। तो बेचारा वह तो भूखा नहीं मर सकता, इसलिए वह भी नहीं उतरता। तो उस लड़के की अवस्था की तरह यहाँ की भारत की जनता की अवस्था है। श्रीमान से वह इस समय ताक से उतार लेने की प्रार्थना करती है, यानी जो श्रीमान से जो है, जो ताक से जो लॉर्ड कर्जन ने उनको लॉर्ड ताक पर बिठाया है, वहाँ से नीचे उतारने की अपेक्षा करती है, प्रार्थना करती है। रोटी नहीं मांगती। जो अत्याचार उस पर श्रीमान के पधारने के कुछ दिन पहले से आरंभ हुआ है, यानी वह रोटी पानी नहीं मांगती है। जो भी अन्याय अत्याचार हुआ है, उस अन्याय अत्याचार से मुक्ति मांगती है वह जनता लॉर्ड मिंटो से। उसे दूर करने के लिए गिड़गिड़ाती है, रोटी नहीं मांगती, बस कहने की ही श्रीमान प्रजा को प्रसन्न कर सकते हैं। यानी वह रोटी नहीं मांगती, पानी नहीं मांगती, सिर्फ जो भी कठिनाई है, जो भी समस्या है, उसको वह दूर करने की आशा श्रीमान यानी मिंटो से रखती है। और फिर जो लॉर्ड मिंटो कहेंगे कि हम आपकी अवस्था समझते हैं और आपकी वह अवस्था दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसा कहने से भी जनता जो है वह प्रसन्न हो सकती है। सुनाम पाने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है, यदि श्रीमान को उसकी कुछ परवाह हो, यानी यदि श्रीमान को परवाह हो तो कुछ असर पाने का यह कुछ अच्छा अवसर है। आशा मनुष्य को बहुत लुभाती है, विशेषकर दुर्बलों को परम कष्ट देती है। यानी कितना महत्वपूर्ण कथन है। आशा जो है मनुष्य को बहुत लुभाती है, यानी आशा जो है मनुष्य को बहुत लुभाती है, विशेषकर जो दुर्बल होता है, दुर्बल के मन में यदि कोई दुर्बलों को परम कष्ट देती है। यानी आशा जो है मनुष्य को बहुत लुभाती है, और जो दुर्बल होता है, जो निर्बल होता है, उसको परम कष्ट देती है। श्रीमान ने इस देश में पदार्पण करके बम्बई में कहा और यहाँ भी एक बार कहा कि अपने शासनकाल में श्रीमान इस देश में सुख शांति चाहते हैं। यानी फिर श्रीमान जो है बम्बई में आए और उसने आते ही भाषण देते हुए बम्बई में कहा और यहाँ भी कहा कि मैं यहाँ की देश में सुख शांति चाहता हूँ। इससे यहाँ की प्रजा को बड़ी आशा हुई थी कि वह ताक से नीचे उतार ली जाएगी। यानी फिर जनता को आशा हुई कि जो ताक पर चढ़ाया गया है उसको वहाँ से नीचे उतार दिया जाएगा। पर श्रीमान के दो एक कामों तथा काउंसिल के उतरने की उस आशा को ढीला कर डाला। यानी फिर 2-3 काम किए, काउंसिल हुई और फिर उस जो भी आशा थी उस आशा को ढीला कर डाला। उसे ताक से उतरने का भरोसा भी नहीं रहा। फिर जनता को इस पर भी नहीं, लॉर्ड मिंटो पर भी भरोसा नहीं रहा कि यह हमारी समस्या सुलझा सकेगा। अभी कुछ दिन हुए आपके एक फल्टन ने कहा था कि मेरी दशा उस आदमी की सी है जिसने एक हिंदू। अभी कुछ दिन पहले ही आपके एक लेफ्टिनेंट ने कहा था, एक लेफ्टिनेंट होता है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल, उसने कहा था मेरी दशा उस आदमी के जैसी है जिसके एक हिंदू और एक मुसलमान दो जोरू हो। यानी एक आदमी है और उसकी दो पत्नियां हैं, एक पत्नी हिंदू है और एक पत्नी मुसलमान है। दो जोरू हो, हिंदू जोरू नाराज रहती हो और मुसलमान जोरू प्रसन्न। यानी हिंदू पत्नी जो है नाराज रहती है और मुसलमान पत्नी जो है वह खुश रहती है। इससे वह हिंदू जोरू को हटाकर मुसलमान बीबी से खूब प्रेम करने लगे। यानी जो लफ्ठन साहब जो है वह जो है अभी उसकी जो मुसलमान जो पत्नी थी वह खुश रहती है, तो वह हिंदू पत्नी को हटाकर वह अपने मुसलमान पत्नी से ही प्रेम करने लगे। यानी वह हमेशा खुश रहती है और वह हिंदू पत्नी में आते ही कुछ ऐसे लटका सा मुंह लेकर कुछ नाराज सी देखती होगी। तो बेचारा बाहर से काम करके आएगा और घर पर आकर पत्नी का निराशा भरा चेहरा देखकर और भी गुस्सा हो जाएगा और भी उसकी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए वह हिंदू पत्नी को हटाकर अभी मुस्लिम पत्नी
नहीं आकर ही एक खुशी से पानी देगी, चाय देगी, जो भी नाश्ता है वह भी देगी, या एक खुशी से एक आती हुई उसकी तरफ देखकर हँसेगी, तो वो उसकी प्रसन्नता बढ़ेगी लप्टन साहब की। तो वह उसी हिसाब से हिंदू पत्नी को हटाकर अपनी मुसलमान बीबी से खूब प्रेम करने लगा। श्रीमान के उस लपटन की ठीक वैसी दशा है या नहीं, कहा नहीं जा सकता। यानी फिर श्रीमान के लपटन की भी फिर वैसी दशा है या नहीं, कहा नहीं जा सकता। पर श्रीमान की दशा ठीक उसी लड़के के पिताजी सी है। यानी श्रीमान की दशा उस लड़के के पिताजी सी है। किस लड़के की तरह जिसके माँ ने उस लड़के को ऊंचे स्थान पर बिठाया था, और उस लड़का अपने पिता से कह रहा है कि मुझे नीचे उतारिए, और माँ कह रही है कि खबरदार उसको नीचे उतारा। तो उस पिता की जैसी लॉर्ड मिंटो की कथा है, जिसकी कहानी ऊपर कही गई है। उधर उसका लड़का ताक में बैठा नीचे उतरने के लिए रोता है, और इधर उसकी नवीना सुंदर स्त्री लड़के को खूब डराने के लिए पति पर आंख लाल करती है। यानी फिर वह जो है जो वह लड़का जो है उस पिता से नीचे उतारने के लिए प्रार्थना करता है, और वो उसकी जो पत्नी है, वह पत्नी उसको नीचे उतारने के लिए बचाती है, और मत उतारिए। इसलिए यानी वह जो भी लॉर्ड कर्जन ने जो भी रीति बनाई थी, वह उस रीति के अनुसार ही काम करना लॉर्ड मिंटो को भी पड़ रहा था। प्रजा और प्रेंटिस दोनों ख्यालों में श्रीमान फंसे हैं। यानी प्रजा और शासक जो होता है, इन दोनों के इसमें वह फंसे हुए हैं। प्रजा ताक का बालक है, और प्रेटिस नवीन सुंदरी पत्नी किसी की बात करेंगे। यानी प्रजा जो है ताक ताक का बालक है, यानी जो ऊंचाई पर बैठा हुआ बालक है, और प्रेटिस यानी जो शासक प्रणाली है, वह जो है वह नवीन सुंदरी है। उस दोनों के बीच में लॉर्ड मिंटो फंसे हुए हैं। यदि दया और वात्सल्य भाव श्रीमान के हृदय में प्रबल हो तो प्रजा की ओर ध्यान देना होगा। यानी यदि लॉर्ड मिंटो के मन में वात्सल्य भाव है, दया है, प्रेम है, करुणा है, तो वह प्रजा की ओर ध्यान देना होगा। नहीं तो प्रेटीजन की ओर ढुलकी ढुलकना ही स्वाभाविक है। यानी फिर जो प्रेटी उसके बड़े है उसकी ओर तो जाना उसका स्वाभाविक है। अब यह विषय श्रीमान ही के विचार के योग्य, यानी अब श्रीमान के विचार पर ही वह है कि वह जनता की तरफ जाएंगे या आपके शासक की ओर है। प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेटीजन की, यानी प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या अपने प्रेटीजन की तरफ। आप प्रजा की रक्षा के लिए आए हैं या प्रेटीजन की। यानी फिर एक सवाल उत्पन्न होता है कि आप प्रजा की तरफ आए हैं, प्रजा की रक्षा करने के लिए आए हैं, या आपके शासक की। यदि आपके ख्यालों में प्रजा रूपी लड़का ताक में बैठा रोया करे और उतारो उतारो पुकार करे, उसी में उसका सुख और शांति है। यानी यदि आप प्रजा के ख्याल से आए हैं, तो प्रजा जो है ताक पर ऊंचे स्थान पर है, और वह नीचे उतारो उतारो वो लड़का जिस प्रकार रो रहा है, और उस लड़के को नीचे उतर जाए तो वह लड़का खुश हो जाएगा। उसी प्रकार इस प्रजा की तरफ देखोगे तो प्रजा खुश हो जाएगी, जैसा कि इस समय रहने दिया है। यदि उसे वहाँ से उतार कर कुछ खाने पीने को देने में सुख है तो वैसा किया जा सकता है। यानी वहाँ से उस लड़के को नीचे उतार कर कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए तो वह लड़का खुश हो सकता है। तो उसी प्रकार जनता को भी वहाँ से निकाल कर कुछ थोड़ा सा अच्छा किया जाए तो जनता भी खुश हो सकती है। यह भी हो सकता है कि उसकी विमाता को प्रसन्न करने उसे उतरवा लिया जाए, जिसमें प्रजा और ब्रिटिश दोनों की रक्षा हो। यानी जिसकी वो विमाता है, यानी जो दूसरी माता है, उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ थोड़ा सा किया जाए तो दोनों भी खुश हो सकते हैं, लड़का भी और प्रजा भी और ब्रिटिश भी। जो बात आपको भली लगे वही कीजिए। यानी फिर वह शंभू कहते हैं लॉर्ड मिंटो से, जो बात आपको अच्छी लगी वही कीजिए, कर्तव्य समझिए वही कीजिए, यानी जो कर्तव्य है वही कीजिए। इस देश की प्रजा को आप कुछ कहने सुनने का साहस नहीं रहा, यानी आप इस देश की प्रजा को कुछ कहने या सुनने का साहस नहीं है। अपने भाग्य का उसे भरोसा नहीं, अपनी प्रार्थना के स्वीकार होने का विश्वास नहीं। यानी अभी यहाँ के जनता को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है, आपकी उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी उस पर भी विश्वास नहीं है। उसने आने को निराशा के हवाले कर दिया, यानी उसने अनेक निराशाएं देखी है, बहुत से विचार प्रार्थनाएं, बहुत से भाग्य का भी विनाश होते हुए देखा है। एक विनय और भी साथ 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 की जाती है, यानी और एक विनय है और एक प्रार्थना है। प्रशंसा करने वाले अब और चलते समय बराबर आपको घेरे रहेंगे, यानी जो भी प्रशंसा करने वाले हैं आपकी जो भी
प्रशंसा करने वाले हैं वो आपको घेरे रहेंगे हमेशा। आप देख ही रहे हैं कि कैसे सुंदर कास्केटों में रखकर लंबी चौड़ी प्रशंसा भरे एड्रेस लेकर लोग आपकी सेवा में उपस्थित, यानी किस प्रकार आपकी प्रशंसा करने के लिए लोग आ रहे हैं। श्रीमान उन्हें बुलाते भी नहीं, किसी प्रकार की आशा भी नहीं दिलाते, पर वह आते हैं। यानी श्रीमान जो है, जो लॉर्ड मिंटो है, वह उनको बुलाते नहीं, उनकी तरफ देखते नहीं, फिर भी वह प्रशंसा लेकर आते हैं। इसी प्रकार हुजूर जब इस देश को छोड़ जाएंगे तो हुजूर बालकों को बहुत से एड्रेस उन लोगों से मिलेंगे, यानी जब आप चाहोगे तो बहुत से बालकों भी उसी प्रकार मिलेंगे जिनका हुजूर ने कभी कुछ भला नहीं किया, यानी जिस प्रकार आपने भला नहीं किया उसको मिलेगा। बहुत लोग हुजूर की एक मूर्ति के लिए खन खान रुपए गिन देंगे, यानी कुछ आपको देखने के लिए भी पैसे देंगे। हुजूर के पूर्ववर्ती वायसराय मूर्ति के लिए गिने जा रहे हैं, यानी फिर वो जो लॉर्ड कर्जन की मूर्ति बनने के लिए वह गिने जा रहे हैं। प्रजा उस शासक की लड़ाई के लिए लाख रोती है, पर इसी के देश से धन से उसकी मूर्ति, यानी इसी देश से ही उसकी मूर्ति कैसे बने जिसने इस देश का बुरा किया है। विनय हो चुकी आप भगवान से प्रार्थना, यानी विनय हुआ आप प्रार्थना करते हैं कि श्रीमान आपका प्रताप बढ़े, यश बढ़े, यानी आपका प्रताप बढ़े, यश बढ़े, आपकी सफलता है, आनंद से रहे यहाँ की प्रजा के लिए जैसा